देखिए, यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक और बात की गई और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने खुले मन से यूक्रेन पर चर्चा की, यूक्रेन पर हमने खुलकर विचार रखे। ये कहा प्रधानमंत्री ने, पूरी दुनिया की नजर मेरी इस यात्रा पर है, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने। सुनिए। उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। और इसी बीच में यूके देवनाथ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड। यूके देवनाथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले इसी बयान और उस पर आपके एनालिसिस के साथ आगे बढ़ूंगी, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने हमेशा यह कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकल सकता, बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं है। यह प्रधानमंत्री का मैसेज सिर्फ किसी एक देश को सेंट्रलाइज करते हुए नहीं था, यह देश का मैसेज यूक्रेन को भी था, यह रशिया को भी था, ये शायद उन पश्चिमी देशों को भी था जो इस मुलाकात पर नजरें लगाए बैठे हैं कि बातचीत क्या होती है, एक एक शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। यह संदेश हर किसी के लिए था। जी हाँ पूर्णिमा जी, ये गौर तलब बात है कि जो मोदी जी ने कहा वह भारत के एक एक मनुष्य की जो दिल की बात है वो कन्वे कर रहे थे। ये दर्शाता है कि भारत जो है, जो कहता है, उसको ना सिर्फ रूस वरन दुनिया के दूसरे देश भी सुनते हैं। आज दरकार क्या है? आज दरकार युद्ध की नहीं है, दरकार है कि जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, टेंशन है या लोग कोई आपसी मतभेद है, लोग मिलकर बैठें, बातचीत के जरिए सारे मसलों को सुलझाएं। मोदी जी ने जो कहा, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी कॉन्फिडेंस की है। मोदी जी ने जो कहा और राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से मधुर मधुर मुस्कान देते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं, उसका मतलब है कि वो मोदी जी के हर शब्द को, हर वाक्य को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसका फर्क, इसका जो इफेक्ट होगा वो ना सिर्फ रूस के आने वाले समय में जो दूसरे अभियान है, चाहे वो यूक्रेन में हो या दूसरी जगह हो, उस पर पड़ेगा, वरन दुनिया के जो दूसरे राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, सब समझते हैं कि जो मोदी जी कह रहे हैं शायद उसमें एक बहुत गहरा मीनिंग है। मैं आपको बता दूं, युद्ध करके तो कोई भी आज तक नहीं जीता। दुनिया में आज तक युद्ध करके कोई जीता है? कहीं नहीं। आप वियतनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यूक्रेन, इजराइल, कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इसके मुकाबले आप भारत का एग्जाम्पल देख लीजिए। भारत ने जब भी लड़ाई लड़ी, भारत पर जब भी लड़ाई थोपी गई, हमने तुरंत उसका समाधान निकाला। 1965 की जंग हुई, हमने सीज फायर किया, जाके ताशकंद में बात की। 1971 की लड़ाई हुई, हमने सीज फायर किया, शिमला में जाके बात की, शिमला समझौता साइन किया। मोदी जी ने ये दिखाया, समझाया, और सबसे बड़ी बात है उनकी जो संवेदना है, दिल से छूने वाली बात, कि आप बात कीजिए, बात से एक समाधान निकलेगा। आज मोदी जी ने जो कहा, इसको यूक्रेन के लोग बहुत पास से देख रहे हैं। पश्चिमी देश में हर साइकियाट्रिस्ट और वॉर एनालिस्ट मोदी जी के एक एक शब्द का गूढ़ मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है। जी पूर्णिमा जी। नहीं, और इसके साथ साथ मतलब समझने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत से, यूके देवनाथ सर, उस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडे को धराशायी कर दिया जो तमाम देश आतंकवाद को लेकर अपनी एक एक परिभाषा गढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया कि हम खुद इससे ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, और इसीलिए आतंकवाद का दंश क्या होता है ये समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इस मंच का इस्तेमाल किया, बल्कि हर एक मंच पर प्रधानमंत्री इस आतंकवाद को लेकर भारत का टेक क्या है वो सामने रखते रहे हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर फिर लौटती हूँ आपके पास, यूके देवनाथ सर। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए न्योता दे दिया है। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा। अक्टूबर में रूस में
ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होना है और ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन का न्योता व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया गया। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होना है जिसको लेकर प्रधानमंत्री को न्योता व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दे दिया गया है। देवनाथ सर, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, ग्लोबल साउथ की आवाज और दूसरा आतंकवाद मुद्दे का जिक्र कितना महत्वपूर्ण और इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होता है जब हर एक मंच से उन तमाम परिभाषाओं को किनारे रखते हुए प्रधानमंत्री उस जीरो टॉलरेंस की बात कर देते हैं जो कि आतंकवाद के लिए हर किसी के लिए बराबर होनी चाहिए। परिभाषाएं अलग अलग नहीं होनी चाहिए और ना देखने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भारत के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये भारत के लिए गर्व की बात है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया है ब्रिक्स के सम्मेलन में आने के लिए। मैं आपको ये भी यकीन देता हूं कि ना सिर्फ रूस वरन ब्रिक्स के बाकी जितने मेंबर हैं, मैं चीन का भी नाम ले लेता हूं। चीन को भी मालूम है कि भारत जो है ब्रिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। आज अगर ब्रिक्स को आगे बढ़कर एक ग्रुप के हिसाब से दुनिया के पटल पर अब ये सिद्ध करना है कि भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, रूस जैसे देश मिलकर भी दुनिया को आगे ले जा सकते हैं, प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं, तो चीन भी जानता है कि भारत भी उसका एक अभिन्न अंश है। एक चीज मैं रिपीट कर देता हूं, एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर जाते अगर वो भारत में हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, लोकसभा का सेशन चल रहा था, विरोधी पक्ष जो है काफी सारे चलो मान लेता हूं इंपॉर्टेंट मुद्दे उठा रहे थे और विरोधी पक्ष पहले से ही दबाव डाल रहा था कि प्रधानमंत्री खुद सदन के पटल पर आकर उसका जवाब दें। इन वजह से ही वो एससीओ में भी नहीं जा पाए। नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मॉस्को जाने के पहले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी डेफिनेटली एससीओ मीटिंग में भी जाते और वहां पे सबसे मिलते, शी जिनपिंग से मिलते और तो और पाकिस्तान से उनके जो प्रतिनिधियां हैं उससे भी मिलते। भारत ऐसी पोजीशन में है कि आज हमारी बात सब सुनते हैं। चीन भी हमारी बात सुनता है, पाकिस्तान तो हमारी बात सुनता ही है। जी नहीं, पाकिस्तान तो अपनी भी बात सुनने की स्थिति में नहीं है यूके देवनाथ सर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सच है कि वो अपनी ही आवाज को नहीं सुन पा रहा है, उसकी आवाम की जरूरतों को नहीं समझ पा रहा है। आतंकवाद जिसको वो खुद पैदा करता है उससे खुद पीड़ित होने के बावजूद वो ये कहता है कि नहीं नहीं हम तो आतंकवाद के रास्ते पर चल ही नहीं रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान को किनारे छोड़ देते हैं, पाकिस्तान अपनी दिक्कत खुद समझे। लेकिन प्रधानमंत्री ने भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटी की वजह रही कि कोरोना और उसके बाद के जो समय रहा, जो चुनौतीपूर्ण समय रहा, हमने पूरी दुनिया को एक सस्टेनेबल पोजीशन में रखा। आज प्रधानमंत्री ने एक और बात का जिक्र किया कि इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या इस पूरी दुनिया में मैं पश्चिमी देश शब्द निकाल सकती हूं? और पश्चिमी देश इस मुलाकात और इस मुलाकात से निकले हुए एक एक शब्द, खासतौर से रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, उसको कैसे रीड कर रहा होगा, उसको कैसे समझ रहा होगा या उस पर कैसे रिएक्ट करने की तैयारी कर रहा होगा? पूर्णिमा जी, पश्चिमी देश जो हैं वहां खलबली मची हुई है। पश्चिमी देश, यूरोप के देश और अमेरिका वह समझते हैं कि शायद उन्होंने भारत को अपने पाले में मिला लिया है। लेकिन भारत ने दिखा दिया, पहले भी दिखाया, आज भी दिखा रहा है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका है, यूरोप है, बहुत मजबूती से दोस्ती बढ़ा रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम हर कदम फूंक फूंक के नहीं रख रहे हैं। हम उनके साथ भी दोस्ती बढ़ाएंगे और उसी समय हम हमारे बहुत पुराने और अभिन्न मित्र रूस के साथ भी मजबूती से दोस्ती का नाता निभा रहे हैं। पश्चिमी देश शायद सहन नहीं कर पाएंगे कि जब मोदी जी रूस गए, मॉस्को गए, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आपस में मिले, गले मिले और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मिलकर मुस्कुराए। उनको शायद ये धारणा थी कि शायद भारत अब रूस से दूर चला जा रहा है, लेकिन नहीं, भारत रूस से कभी दूर नहीं जाएगा। भारत रूस के साथ हमारी जो पुरानी
और इसका जिक्र देवनाथ सर प्रधानमंत्री ने खुद किया जब वो ये बता रहे थे कि कैसे तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और इस थर्ड टर्म में भी हम कैसे रूस के साथ अपने रिश्तों को उसी गर्मजोशी के साथ, उसी मजबूती के साथ, एक नए युग की शुरुआत के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे।